एक स्प्लिट एसी में ब्लोअर मोटर भी सही चल रहा है, एयर सही दे रहा है और फिल्टर भी सही है और 2 टाइम सर्विस भी कर दिया है, लेकिन फिर भी सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है। अब सक्शन लाइन पे आइस आने का क्या रीज़न होता है? डिस्चार्ज पर आइस आता है तो हर किसी को पता है कि गैस का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज लाइन पर आइस आता है, यानी कि लिक्विड लाइन पर। लेकिन अगर सक्शन लाइन पर आइस आता है तो उसके कई रीज़न होते हैं, जैसे कि कूलिंग कॉइल गंदा होना, ब्लोअर की स्पीड कम होना, या फिर एयर फिल्टर कम होना, आउटडोर फैन मोटर का स्लो चलना, या फिर कंडेंसर गंदा होना। ये सब होता है सक्शन लाइन पे आइस आने के रीज़न। लेकिन ये सब सही है, हमारे दोस्त ने पूछा है कि ये सब सही है लेकिन फिर भी आइस आ रहा है। अगर ऐसा आइस आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पूरे गैस को रिलीज़ कर देना है और उसके बाद फिर से वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करना है, उसमें फ्लश करके वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करना है। अब इसका रीज़न समझ लीजिए, सब कुछ सही है लेकिन फिर भी सक्शन लाइन पर आइस आना नहीं बंद हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें ऑयल चोकिंग होता है। कभी भी ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट में कर चुका हूँ। अगर सक्शन लाइन पर आइस आ रहा है तो अब आइस आता है तो इसका मतलब नहीं कि आइस आ रहा है तो सही चल रहा है, नहीं। आइस आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कभी कभी कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है, तो कभी कभी पूरे कूलिंग कॉइल से लेकर के आउटडोर तक पूरा एकदम बर्फ़ जम जाता है सक्शन लाइन पे, डिस्चार्ज लाइन पे। तो इसका रीज़न जो होता है ना, चोकिंग का रीज़न होता है। इसमें अब इसको फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स करने के लिए अगर स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, जो भी हो, तो स्प्लिट एसी है तो सारे उसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसको स्टोर नहीं करना है, वो बेकार है गैस, उसे रिलीज़ कर देना है बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ में ऑयल भी चल रहा है, क्योंकि ऑयल चोकिंग है। अब इसमें देखिए चोकिंग कहाँ कहाँ पे होता है। कंडेंसर में कुछ ऑयल होता है, कूलिंग कॉइल में कुछ ऑयल होता है, जो कि वापस कंप्रेसर में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चोकिंग की वजह से ऐसा होता है। अब इसे फिक्स कैसे करेंगे? इसको फिक्स करने के लिए आपको पूरा सिस्टम फ्लश करना पड़ेगा। फ्लश करने के लिए आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं। R410 का प्रेशर ज़्यादा होता है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रैक्टिकल, बिल्कुल मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस वीडियो को आप जा कर के देख लीजिए। मेरे पास नाइट्रोजन नहीं था तो R410 से मैं फ्लश किया हूँ, और वो भी जो CTC का जो लिक्विड होता है 11 रेफ्रिजरेंट का, उसे डाल करके अगर एक बार फ्लश कर देते हैं तो फिर से आपका एसी लॉन्ग टाइम तक फिर से चलेगा। तो कैसे किया जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल जा करके देख लीजिए। अब फ्लश करने के लिए आपको कंडेंसर अलग फ्लश करना होगा, कूलिंग कॉइल अलग फ्लश करना होगा। बहुत से हमारे दोस्त कहते थे कि बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाइए इसको कि कंडेंसर को अलग, कूलिंग कॉइल को अलग अलग करके फ्लश कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है, आप जा करके देख लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे दोस्त ने पूछा है कि सब कुछ सही है, शायद उस वीडियो तक ना पहुँच पाए हों, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको पूरा सिस्टम फ्लश करना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम रेफ्रिजरेटर में, डिफ्रीजर में होता है तो भी यही करना पड़ेगा, आपको फ्लश करना पड़ेगा। कंडेंसर को अलग, कूलिंग कॉइल को अलग, एसी को फ्लश करना। अब देखिए कंडेंसर को अलग, यानी कि कूलिंग कॉइल का जो इंडोर से आउटडोर कुछ लाइनें जुड़ी हैं। अब अगर आप विंडो एसी कर रहे हैं तो विंडो एसी का भी आसान है, कंडेंसर को अलग आपको निकाल देना है और कूलिंग कॉइल को अलग निकाल देना है। बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम में लगा ही रहने दे, यानी कि सारे स्क्रू खोल करके आपको कूलिंग कॉइल बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चार्जिंग लाइन उसमें कनेक्ट करना है इनपुट में, और आउटपुट से आपको निकाल देना है, यानी कि इधर से नाइट्रोजन डालेंगे, पहले CTC आपको चार्ज करना है, यानी कि 11 नंबर रेफ्रिजरेंट आपको चार्ज करना है। 11 नंबर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए आपको सिलेंडर में कनेक्ट करना है और एक लाइन चार्जिंग लाइन में कनेक्ट करना है जिसमें आप चार्ज करना चाहते हैं, चाहे कूलिंग कॉइल में या फिर कंडेंसर में। तो सिलेंडर को उल्टा करके आपको उठाना है ऊपर की साइड में, ऊपर उठाएंगे तभी उसमें जैसे पानी होता है ना, बिल्कुल पानी की तरह उसमें सिलेंडर में होता है। आप सीधा करके अगर सिलेंडर को खोल भी देते हैं तो उसमें से वो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड होता है। तो उसे चार्ज करने के लिए सिलेंडर उल्टा करके ऊपर उठाएंगे, जैसे पानी डालते हैं ना किसी चीज़ में, उसी तरह से ऊपर उठाएंगे तो उसमें लिक्विड चला जाएगा। अब जितना चला जाता है जाने दें। दूसरे साइड से जब लिक्विड निकलने लगे तो समझ लीजिए कि उसमें चार्ज हो गया है। तो आपको लिक्विड, आपको ये
डिस्कनेक्ट कर देना है पाइप को। अब यहाँ पर क्या करना है, R410 या फिर नाइट्रोजन को इसी तरह से आप देख सकते हैं ये वीडियो क्लिप, इसी तरह से आपको उसमें फ्लश मारना है। यानी कि आपको नाइट्रोजन से या फिर R410 से जब प्रेशर डालेंगे तो लिक्विड और उसमें जो ऑयलिंग चोकिंग है वो सारा एक साथ में बाहर निकल जाएगा। ये तरीका होता है कूलिंग कॉइल को, कंडेंसर को, दोनों को बारी बारी से इसी तरह से फ्लश करना है। फ्लश करने के बाद अब आपको क्या करना है कि वैक्यूम करना है अच्छे से। अब देखिए अगर R22 सिस्टम है उसमें R410 से अगर आपने फ्लश किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब वैक्यूम पंप आपके पास है तो वैक्यूम से साफ कुछ खींच लीजिएगा, उसमें कुछ भी थोड़ा भी परसेंट उसमें नहीं रह जाएगा R410 का। तो आप उसे वैक्यूम करना है, वैक्यूम करके आप उसमें फिर से गैस चार्जिंग करेंगे, आपका सिस्टम कम्प्लीटली फिर से सही चलने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है अगर सक्शन लाइन पे आइस आता है तो। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।